हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आज फिर से जेपीएससी मेंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये महत्वपूर्ण विषय जेपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न में जो बदलाव आया है उसको लेकर के डिस्कशन करेंगे। साथ में मेंस राइटिंग जो है पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव आया है या जो नया रुझान है, जो नया ट्रेंड्स है, उसको लेकर के क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये कि जेपीएससी मेंस उत्तर लेखन में किस प्रकार के जो बदलते स्वरूप हैं और जो नया ट्रेंड्स है वो क्या है, उसको लेकर के डिस्कशन करना है। और इसके लिए सबसे पहले हम ये समझना आवश्यक है कि जेपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें किस प्रकार का बदलाव आया है। इसके लिए साथियों आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है 2016 वर्ष को याद करना होगा, जब पहली बार 6 जेपीएससी अपने नए सिलेबस के साथ जो है एग्जामिनेशन लिया गया। और इसी वर्ष को हम लोग क्या मानेंगे, आधार वर्ष मानेंगे। इससे पूर्व क्या कुछ था, तो इससे पूर्व याद रखिएगा, इससे पूर्व मेंस में जो है जीएस पेपर होते थे 2, साथ में लिटरेचर का पेपर और साथ में ऑप्शनल पेपर होते थे। अर्थात उस समय ऑप्शनल पेपर जो है मुख्य भूमिका था, जिसके आधार पर आपको मार्क्स उठाना पड़ता था। अर्थात 2 ऑप्शनल पेपर आपको लेने होते थे और इन दोनों में आपको क्या करना पड़ता था, स्कोर करना पड़ता था। और ये ही आपका क्या होता था ना, आधार होता था सिलेक्शन का। लेकिन बाद के समय में जो है आपने देखा कि ये ना केवल झारखंड में हुआ बल्कि यूपीएससी में भी ये सेम प्रक्रिया हुई। वहां भी 2 ऑप्शन हुआ, फिर बाद में जाकर के 1 ऑप्शन हो गया और जीएस के पेपर की संख्या में क्या कर दिया गया ना, बढ़ोतरी कर दिया गया। अर्थात अब सिविल सर्विस जो स्टूडेंट होंगे या एस्पिरेंट होंगे, उससे उससे डिमांड किया जा रहा है कि वे अपनी जो विशेषता है जो है उन किसी एक पेपर के अंतर्गत ना रहे या 2 पेपर के अंतर्गत ना रहे, बल्कि अब ये क्या हो ना, अन्य पेपरों को भी जो है उस विषयों पर क्या रखे, समझ रखे और विभिन्न पहलुओं का वो अध्ययन करे। और इस प्रकार आप देखेंगे कि सब्जेक्ट्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी किया गया और साथ में कई सब्जेक्ट्स को मर्ज करते हुए जो है एक पेपर बनाया गया। तो इस प्रकार अगर आप विचार करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हो सकता है कि उस समय हमें ज्यादा विषय पढ़ने होते थे और अभी हमें कम विषय पढ़ना पड़ रहा है ऑप्शनल को देखते हुए। तो ये आपका भ्रम मात्र है। हो सकता है कि कुछ पोर्शंस हटा दिया गया ऑप्शनल का, लेकिन आज भी उतना ही चीज आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप ठीक से जेपीएससी के सिलेबस को अध्ययन करें तो आपको हिस्ट्री वाले सिलेबस में ही प्राचीन भारत के कुछ ही पॉइंट्स को छोड़ा गया है। कुछ ही पॉइंट्स के अंतर्गत जो है बाकी शेष पॉइंट्स को तो इसमें इंक्लूड कर ही दिया गया है। कुछ एक आध सेक्शन जिस पर हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन ना बनता हो, शॉर्ट क्वेश्चन बनता हो, उन चीजों को छोड़ करके इन्हें एक जो है एंशियंट हिस्ट्री का सेक्शन बनाया गया है। तो ये आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा जो पहले ही आपको अध्ययन करना पड़ता था। लेकिन आज जो है प्रश्नों का ट्रेंड जो है क्या है ना, पिछले जो जेपीएससी था उनसे क्या है ना, बदल गया है। तो क्या कुछ बदलाव आया है उसको लेकर के पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मेंस राइटिंग में किस प्रकार का बदलाव आया है उसको भी लेकर के क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं जो बात कर रहा था कि 2016 को अगर आधार वर्ष माना जाए तो उससे पहले क्या था ना, उससे पहले ऑप्शनल पेपर होते थे। ओब्वियसली ऑप्शनल पेपर ही आपका क्या क्या निर्णायक होता था। जो मार्क्स आपके ऑप्शनल पेपर में आते थे उसी आधार पर आपका सिलेक्शन तय होता था, मेरिट तय होता था। लेकिन अब क्या है, तो अब साथियों जीएस पेपर है और इन 4 जीएस पेपर में जो है आपको क्या लाना है, इक्वली वेटेज देना है और एक लिटरेचर पेपर बना दिया गया, बाकी चीजें हटा दी गई, 150 मार्क्स का रखा गया। और जो है अगर आपका जीएस पेपर में स्कोर ठीक है तो आपका सिलेक्शन तय हो रहा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और जीएस पेपर का अर्थ यहाँ पर कितना है ना, जीएस पेपर का अर्थ जो है यहाँ जो है 10 से ज्यादा पेपर, 10 से ज्यादा विषय एक जगह पर इंक्लूड होना। बोलेंगे कैसे, तो चलिए साथियों मैं आपको सिर्फ सोशल साइंस का एग्जाम्पल लेकर के दिखाता हूं। अगर सोशल साइंस की बात करेंगे तो हिस्ट्री में आपको सिर्फ हिस्ट्री वाले सेक्शन में एंशियंट हिस्ट्री आपको पढ़ना है, मेडाइवल भी आपको पढ़ना है और मॉडर्न भी पढ़ना है, और साथ में आपको झारखंड का तो तीनों पढ़ना है, अर्थात एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न। तो आपके ऊपर कुल मिलाकर के हिस्ट्री सेक्शन में अगर हम कहेंगे तो आपके ऊपर कुल मिलाकर के 4 जो है पुस्तकों का क्या है ना, एक समझ जाइए कि दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या बोझ आप कह सकते हैं। तो आपका जो बोझ है या जो दायित्व है वो कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ चुका है। अब आपको झारखंड का भी सेक्शन जो है मेंस में लिखना पड़ेगा,
ये कितना दायित्व में बदलाव आया है। हालांकि आपको जेपीएससी ऑप्शन दे रही है कि आप कोई 2 प्रश्न लिखें, लेकिन वहीं जो है ये जो 2 प्रश्न छोड़ दिया गया, वो 2 प्रश्न कहाँ चला गया ना, ज्योग्राफी के सेक्शन में चला गया। पहले हिस्ट्री में ही 100 मार्क्स 200 मार्क्स होते थे, तो आप पूरा का पूरा हिस्ट्री वातावरण बनाए और परीक्षा दिया, आप जो है पूरा का पूरा कवर अप करते तो 200 मार्क्स में आपको मार्क्स आ जाता था। लेकिन अब आप कितना भी कर लेंगे तो 100 मार्क्स में आपको उतना ही पढ़ना होगा। तो आप समझिए कि आपके ऊपर दबाव में कम नहीं हुआ, दबाव बल्कि ज्यादा हो चुका है। विषयों का जो बोझ और उत्तरदायित्व ज्यादा हो गया है, और अब जेपीएससी आपसे जो है स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल स्पेशलिस्ट की मांग कर रहा है। अर्थात पहले तो मात्र 2 ऑप्शनल पेपर में आपको क्या होना पड़ता था, स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता था, और बच्चे जो स्पेशलाइज होते थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो है पूरा का पूरा हिस्ट्री बुक्स ही वो क्या कर लेते थे, कमांड कर लेते थे। पहले आपने सुना भी होगा अपने बड़े भाइयों से कि किस प्रकार की तैयारी होती थी पहले सिविल सर्विस में, और अब के तैयारी में क्या बदलाव आया है। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब हरीशचंद्र वर्मा की मिडावल की पुस्तक चलती थी, झा एन सिमाली की जो है झा एन सिमाली की जो एंशिएंट इंडिया की पुस्तक चलती थी, और भी जैसे सुमित सरकार है, और भी कई ऐसे पुस्तक है जो उस समय चलता था, और उस समय के युवाओं में इस प्रकार का क्या था ना, जोश था कि वे पूरे के पूरे जो है ऑप्शनल पेपर को ही कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन इसमें बदलाव किया गया, और ये बदलाव केवल राज्यों में नहीं देखा गया, ये बदलाव केंद्र में भी देखा गया, यूपीएससी में भी बदलाव दिखा गया जब उन्होंने 2 पेपर को हटा करके 1 पेपर किया, और 1 पेपर के साथ साथ जीएस की संख्या में बढ़ोतरी किया, और कई नए नए सब्जेक्ट्स भी जोड़ दिए। अगर आप देखेंगे तो ठीक उसी प्रकार जेपीएससी में भी ये बदलाव देखने को मिला, और अब जो है 4 जीएस रखेंगे जिसमें जो है 10 से अधिक आपके पेपर हैं। आपको जैसे मैंने हिस्ट्री में जोड़ा है, ठीक इसी प्रकार ज्योग्राफी वाला सेक्शन भी वही है, आपको फिजिकल भी पढ़ना है, आपको इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको झारखंड ज्योग्राफी भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है। तो ये कुल मिलाकर के एक ही पेपर में जो है आपको 8 से ज्यादा पेपर जो है पुस्तक पढ़ने हैं। ठीक यही बात जो है इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में, जिसमें इंडियन पॉलिटी है, पॉवर्टी का सेक्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेक्शन जोड़ा गया है, और डिजास्टर मैनेजमेंट का भी सेक्शन जोड़ा गया है। वही चीज आपको इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलेगा, जो है ना केवल झारखंड है बल्कि इंडियन सेक्शन है, नेचुरल रिसोर्सेज वाले सेक्शन है, और नए नए जो स्कीम्स है उसको भी क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार सिलेबस में बदलाव किया गया या पैटर्न में बदलाव किया गया। और अब साइंस के लिए क्या है ना, जो पहले जीएस पेपर में था उसके लिए अब एक का एक पूरा का पूरा क्या है ना पेपर बना दिया गया, जिसमें 5 सेक्शन है। इसमें एक झारखंड का भी सेक्शन है, एग्रीकल्चर का सेक्शन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी या स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के एक सेक्शन जो कि टेक का साइंस एंड टेक का विषय है। तो और साथ में आपको फिजिक्स भी पढ़ना है और आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो साथियों, इस प्रकार क्या है ना, विषयों की संख्या जो है पहले से बढ़ चुका है, दायित्व भी बढ़ चुका है, क्योंकि अब आप स्पेशलाइजेशन सिर्फ 1 या 2 विषय पर नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपको कई विषयों पर स्पेशलाइजेशन, बट व्हाट नाउ विथ बैलेंस स्पेशलाइजेशन पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप जीएस 1 में ज्यादा स्कोर करने की सोच रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में जा रहे हैं, तो आपका जीएस 2 खराब हो जा रहा है, आपका जीएस 3 खराब हो जा रहा है, जीएस 4 खराब हो जा रहा है। तो अब जो है जेपीएससी में अगर आप कम समय में सोच रहे हैं कि बहुत कुछ कर लिया जाएगा, अर्थात 2 महीने में जो है 2 महीने में जो है आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, तो ये आपका क्या ना एक भ्रम मात्र है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे पैटर्न में बदलाव आया है। इसके लिए साथियों मैं क्या करूंगा, आपके सामने आज सेकंड जेपीएससी के कुछ प्रश्नों को रखेंगे, और इसकी तुलना हम 6th, 7th और 13 जेपीएससी के प्रश्नों से करेंगे। ठीक है, चलिए तो मुझे जो है एक ज्योग्राफी का प्रश्न मिला है, और उसी प्रश्न को लेकर के हम क्या करेंगे, डिस्कशन करते हैं। ज्योग्राफी में सेकंड जेपीएससी में किस प्रकार पूछा जाता था, देखिए पहले होता था मानचित्र का प्रश्न, है ना। अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो मानचित्र के प्रश्न है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी मानचित्र के प्रश्न होते थे। फिर क्या होता था ना, फिर होता था आपका जो है टिप्पणी वाले जो है शॉर्ट क्वेश्चन होते थे। तो आज भी जो है टिप्पणी वाले शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन स्पेशल तौर पर जो है टिप्पणी वाले शॉर्ट क्वेश्चंस अब जेपीएससी के अंतर्गत नहीं है, देखते जाइए। इसके बाद टिप्पणी वाले शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार होता था, तो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में नगरीकरण की प्रवृत्तियों एवं नगरीय जनसंख्याओं के क्षेत्रीय वितरण का विवरण लिखे। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है कि भारत में जो नगरीकरण की प्रवृत्तियां है या नगरीय जनसंख्या का जो क्षेत्रीय विवरण है, उसका क्या लिखना है, विवरण लिखना है।
अर्थात आपको डिस्कशन करना है। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, प्रादेशिक विकास में आपका क्या तात्पर्य है? अपने प्रखंड की स्थिति बताते हुए उसके विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करें। तो प्रादेशिक विकास के बारे में पूछा गया था कि आप अपने प्रखंड को लेकर के क्या सुझाव दे सकते हैं। कुछ झारखंड के प्रश्न को ले लेते हैं। झारखंड में लाह उत्पादन, झूम कृषि पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा साथियों राजमहल उपत्यका को पूछा गया था, हो जनजाति को लेकर के पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पूछा गया था कि झारखंड में अभ्रक के वितरण एवं उत्पादन के विवरण का सुझाव प्रस्तुत करें, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, प्रश्न क्या पूछा गया ना, डिस्कशन करने के लिए कहा गया है कि आपको अभ्रक के वितरण और उत्पादन का क्या देना है ना, विवरण प्रस्तुत करना है। झारखंड के औद्योगिक प्रदेशों को विभाजित करें तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित करना है और साथ में आपको क्या करना है ना, आपको प्रमुख विशेषताओं को क्या करना है, उल्लेख करना है। झारखंड की भौतिक इकाइयों को विभाजित करें तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो अगर आप प्रश्नों को देखेंगे, सभी प्रश्न में या तो दो ही मैटर आ रहा है, या तो आपको डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है, या तो आपको क्या करना उल्लेख करें, तो डिस्क्राइब करने के लिए कहा जा रहा है। और इन अर्थात चर्चा करें, नहीं तो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो ये चीजें हैं, इसका अर्थ है कि इसमें जो है एक जो है सिंपल प्रकार का हम कह सकते हैं कि डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, इस प्रकार की चीजें जो है पहले दिया जाता था। लेकिन अब किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उसको लेकर के भी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए साथियों, मैं सोशल साइंस के प्रश्न, चूंकि मेरे पास हिस्ट्री का प्रश्न जो है नहीं था, एक आध प्रश्न ही मिल पाया है, ज्योग्राफी का तो मैंने आपको दिखाया। अब अगर आप देखेंगे तो आज भी विशेषताओं के साथ प्रश्न तो पूछे जाते हैं, चाहे वो डिस्क्राइब का हो, चाहे वो डिस्कशन का हो, वो प्रश्न तो हैं आज, वो भी अपने जो है उनका अस्तित्व अब भी है। लेकिन आज एक नया ट्रेंड्स उभर करके आया है और इसको लेकर के मैंने आपको डिस्कशन किया था पिछले क्लास में, और वो ये है आलोचनात्मक परीक्षण करें। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये चीजें बिल्कुल नई है। अर्थात जेपीएससी अब केवल आपसे डिस्कशन या एक्सप्लेनेशन या डिस्क्राइब नहीं मांग रहा है, जहां आप टोटल उसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, या आप उसके बारे में डिटेल लिख दे रहे हैं, बस हो गया आपका उत्तर। नहीं, अब जेपीएससी आपसे मांग कर रही है, आपको क्या करना है ना, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। और मैंने क्रिटिकली एग्जामिन के विषयों को लेकर के बताया कि इसमें आपको प्रोज एंड कॉइन्स बताना है, इसमें आपको गुण दोष को लेकर के डिस्कशन करना है, और आपको अपनी जजमेंट रखनी है और फिर संतुलित उत्तर भी देना है, ठीक है। तो अब आलोचनात्मक चीजें, क्रिटिकली एनालिसिस, क्रिटिकली एग्जामिन्स वाले मैटर आगे बढ़ गए, ये नया ट्रेंड्स है। चलिए आगे और भी आपको मैं दिखाऊंगा कि आगे किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं, उसको भी मैं ज्योग्राफी में आपको दिखाता हूं कि आप ज्योग्राफी में क्या आया है ना। ज्योग्राफी में देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है। चूंकि फिजिकल ज्योग्राफी है तो बहुत ज्यादा जो है इसमें बदलाव नहीं आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि व्याख्या कीजिए, विवरण प्रस्तुत कीजिए, ये चीजें आपको मिलेगा ज्योग्राफी में, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा अगर किसी विषय में बदलाव आया है तो आप देखेंगे कि पॉलिटी वाले सेक्शंस में जो है काफी कुछ बदलाव आया है, और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शंस का जो प्रश्न है वो उसमें क्या है ना, काफी बदलाव आया है। अब आप कहेंगे कि कैसे इसको लेकर के जो है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सेकंड जेपीएससी में फिर से आप देखिए कि यहाँ पर क्या पूछा गया ना, आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो हर एक जेपीएससी में जो है इस प्रश्न को रखा जा रहा है कि आप जो है क्या करें ना, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें। तो एक क्या हो गया, चेंजिंग प्रवृत्ति देखने को मिला है आज के समय में, वर्तमान संदर्भ में मैं आपको बात कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है ना, भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण और उसकी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर संबंध, जो इंटर रिलेशन है का क्या कह रहा है ना, उसका वर्णन करना है, ठीक है। उसके अलावा और क्या प्रश्न पूछा गया है, इसके अलावा पूछा गया है, देखिए समीक्षा करें, एनालिसिस करने के लिए कहा गया, क्रिटिकली एवेल्युएट, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। भारत में लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना और विकास में उसके सहायक तत्वों की क्रिटिकली एनालिसिस करें। लेकिन आपने देखा कि उस समय ज्योग्राफी के प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न नहीं रहते थे, अब ये एनालिसिस हो गया। जब एनालिसिस आ गया तो अब लेखन शैली में भी क्या है ना, बदलाव आया है। चलिए एक आध प्रश्न साथियों हम लोग देख लेते हैं, पॉलिटी वाले सेक्शंस में क्या कुछ बदलाव आया है, जिससे आप और गहराई से चीजों को क्या करेंगे ना, समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए पॉलिटी वाले सेक्शंस को लेकर के एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये पॉलिटी वाला सेक्शन है, और पॉलिटी वाले सेक्शन में क्या पूछा गया है, पॉलिटी वाले सेक्शंस को चलिए मेंस के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाणी के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की
उभरती हुई प्रकृति, देखिए प्रश्नों की प्रकृति को समझिए, उभरती हुई प्रकृति एवं क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, है ना? जो न्यू ट्रेंड्स है, जो उभरता हुआ प्रकृति है, आर्टिकल 19 जितना सशक्त अब है ना? अब जो है सशक्त है, उतना सशक्त पहले नहीं था, अब और सशक्त भूमिका में है। क्योंकि आज और लोग खुले हैं और उनकी अभिव्यक्ति का वे क्या है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज का जो उभरता हुआ ट्रेंड है उसको लेकर के यहाँ डिस्कशन किया गया। कह रहा है कि क्रिटिकली डिफाइन द एमर्जिंग नेचर के बारे में बात करने के लिए कह रहा है। तो आपको आज के हिसाब से जो है क्या है, इसको लेकर के डिस्कशन करना है कि आज किस प्रकार जो है आपका जो फंडामेंटल राइट है या जो मौलिक अधिकार है उसका जो प्रकृति आज के संदर्भ में क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका भी आपको क्या करना है, क्रिटिकली डिफाइन करना, मतलब आलोचनात्मक व्याख्या करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कुछ पूछा गया है। देखिए, भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है जबकि संविधान के तत्व गौण हो जाते हैं। अपने उत्तर के समर्थन में जो है तर्क दीजिए। आपको अपने उत्तर के समर्थन में क्या देना है, तर्क या साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, है ना? इसमें भी देखिए किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया, कैसे प्रश्नों का ट्रेंड जो है बदला है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या पूछा गया है, गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल और विपक्ष के अभाव में क्या भारत को अध्यात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है? विश्लेषण करें, एनालाइज करना है आपको कि क्या जो गठबंधन वाली द्विदलीय व्यवस्था है ये हमें प्रेसिडेंशियल रूल की ओर तो कहीं नहीं ले जा रहा है, क्योंकि गठबंधन व्यवस्था में सरकार कमजोर हो जाती है, पक्ष विपक्ष दोनों कमजोर हो जाता है। तो क्या हमें पक्ष नहीं विपक्ष कमजोर हो जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम प्रेसिडेंशियल व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार के प्रश्न अगर आप देखेंगे तो 7 जेपीएससी में भी जो है इसी प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। उसको भी अगर आप देखते हैं कि क्या कुछ पूछा गया था। देखिए यहाँ पर कहा गया है, भारतीय संविधान के 73वें 74वें संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय सरकारों को अधिक प्रभावी एवं महत्वपूर्ण बना दिया। आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। देखिए हर चीज को किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के केंद्र और राज्य स्तर के वित्तीय नियंत्रक समझा जाता है। उनके पद की भूमिका और प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए कि वो कितना प्रासंगिक है सेंट्रल के लिए और स्टेट के रिलेशंस के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बनाए रखने के लिए। इसको प्रासंगिकता के तौर पर क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, इसी प्रकार वर्तमान भारतीय सरकार के परिदृश्य में देखिए क्वेश्चन का पैटर्न समझिए क्या कह रहा है। वर्तमान भारतीय सरकार के परिदृश्य में प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्तियां तथा भूमिका का उसमें भी आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए कहा है। एक तो वर्तमान कहा जा रहा है, यहाँ कीवर्ड्स को पकड़िए। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, वर्तमान भारतीय सरकार, जो वर्तमान भारत का सरकार चल रहा है, अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि जो प्रधानमंत्री के कार्य हैं, शक्तियां हैं, और उनमें भी आपको क्या करना है ना, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, एनालिसिस करना है। तो आप समझ पा रहे कि कैसे जो है कीवर्ड्स चेंज किए गए हैं, कैसे प्रश्नों को क्या है ना, पहले के प्रश्न जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड व्याख्या मांगते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन मांगते थे, लेकिन आज वो चीजें नहीं है। आज पूछा जा रहा है आप अपने उत्तर के समर्थन में क्या दीजिए, तर्क दीजिए। आज पूछा जा रहा है कि वर्तमान परिदृश्य में ये कितना प्रासंगिक है। आज पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो शक्तियां हैं, वर्तमान सरकार के संबंध में जो है इसको क्या करना है ना, आपको एनालाइज करना है, वो भी क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है, अब साथियों हम लोग जो है इसी प्रकार की चीजें जो है क्या करेंगे ना, जो इसी प्रकार की चीजें जो है हम लोग कहाँ देखेंगे ना, हम लोग देखेंगे कि चलिए पॉवर्टी में अगर देख लेते हैं, भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए और उनके उन्मूलन हेतु सरकारी प्रयासों की सफलता और असफलता का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। ऐसा नहीं कहा गया कि कितना भारतीय महिलाओं के उन्मूलन के लिए और हिंसा रोकने के लिए सरकारी प्रयास को समझाए, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकारी प्रयासों की सफलता और असफलता। तो ये भी एक प्रकार का एनालिसिस हो गया। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेकर के डिस्कशन करना है, सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को लेकर के लिखना है। तो ये भी एक प्रकार का एनालिटिकल प्रश्न है। तो एनालिटिकल प्रश्नों की संख्या में वृद्धि है, वर्तमान परिदृश्य में प्रश्नों को पूछा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो मेंस राइटिंग का जो प्रोसेस है, जो आज से पहले 2nd जेपीएससी में, 3rd जेपीएससी में, 1st जेपीएससी में लिखा जाता था, वो आज आप लिखेंगे और आपको मार्क्स मिल जाएगा? तो इसका बिल्कुल उत्तर है नहीं, क्योंकि यहां पहले ही पूछा जा रहा है कि वर्तमान स्थिति में आपको बताना है। तो आपको
जो आपका जो प्रोसेस होगा लिखने का, वो प्रोसेस भी अब क्या हो चुका है, बदल चुका है। ठीक है, चलिए कुछ इकोनॉमिक्स के प्रश्न भी लेते हैं साथियों, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए कि बदलते जो पैटर्न है, किस प्रकार का बदलाव आया है पैटर्न में, आपको जो है पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और इकोनॉमिक्स के प्रश्न को देखते हैं। देखिए, सतत विकास की अभिव्यक्ति की उत्पत्ति क्या है, वो पर्यावरण की सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है, इस कथन की व्याख्या करें। राज्यों की हरित जीडीपी का मापन जो है केंद्र शुरू करेगा, है ना। तो ये एक पूछा है कि सेंटर स्टार्ट टू मेजरिंग द ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो ग्रीन जीडीपी का जो मापन है वो पर्यावरण के संबंध में किया जाता है। तो जो ग्रीन जीडीपी है उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो उपाय है उसको पूछा जा रहा है। ठीक है, भारतीय पंचवर्षीय योजना पर एक नोट लिखे। चलिए ये तो एक सिंपल प्रश्न है। भारतीय और अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक सिंहावलोकन करने के लिए कहा गया है। एक ओवरव्यू रखना है किस पर ना, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा है उस पर आपको एक अवलोकन करना, और अप टू जब से शुरू हुआ अर्थात 90s के दशक से हम लेते हैं और अभी वर्तमान के संदर्भ में इसका क्या इंपैक्ट हुआ है ना, उसको आपको लिखना पड़ेगा। सिंहावलोकन करना है अर्थात आपको लिखना है कि उस समय कैसे आज तक का क्या इंपैक्ट और इसका जो एडवांटेज क्या मिला या डिसएडवांटेज क्या मिला है। अब देखिए यहां पर प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारत में किए गए कृषि क्षेत्र के सुधारों की व्याख्या की। देखिए यहां पर पूछा जा सकता था कि भारत में किए गए कृषि क्षेत्र के सुधारों की व्याख्या करें, लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया। यहां पे एक वर्ड जोड़ा गया, वो क्या है ना, हाल ही में जोड़ा गया है। तो रिसेंट प्रोस्पेक्ट में आपको क्या है ना पूछा जा रहा है कि एग्रीकल्चर का जो कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुआ है उसको क्या करना है ना, व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो साथियों आप सबको ये चीज समझ में आ गया कि कैसे जो है क्वेश्चंस के ट्रेंड्स बदले हैं पहले की तुलना में। चूंकि हमारे पास पिछले प्रश्न नहीं है, 4th जेपीएससी में जो भी है उसको जाकर के आप देख सकते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रश्न या पॉवर्टी के प्रश्न या जो पॉलिटी के प्रश्न हैं, और आज के प्रश्नों में जो ये जो ट्रेंड बदलाव आया है हाल के संदर्भ में प्रासंगिक है कि नहीं है, आलोचनात्मक विवरण कीजिए, आलोचनात्मक व्याख्या करे। ये जो बदलाव आया ये पहले नहीं था पैटर्न में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्या है ना, इसी को कहा जाता है चेंजिंग पैटर्न। और ट्रेंड्स को तो मैंने आपको बताया कि क्या कुछ पूछा जा रहा है हाल के दिनों में, आलोचनात्मक क्रिटिकली चीजों को ज्यादा से ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब साथियों आपको हम जो है आपको हम बताएंगे कि अब तो मेंस राइटिंग का जो चीजें हैं वो कैसे बदलेगा। अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि मेंस की जो राइटिंग होगी वो किस प्रकार के चीजें बदल रही है। मेंस राइटिंग में पहले क्या था, पहले एक इंट्रो दिया जाता था, और इंट्रो लिखने का पहले का जो प्रोसेस वो क्या था, अगर आप संविधान लिख रहे हैं या अगर आप मान लीजिए कि सिंधु सभ्यता को लिख रहे हैं, तो आपने लिखा कि सिंधु सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है हड़प्पा के किनारे रावी नदी के किनारे जो है एक उभरती हुई एक क्या था ना, एक प्राचीन सभ्यता है जिसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका नामकरण हड़प्पा के आधार पर हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। तो ये प्राचीन, ये एक पुराने टाइप का क्या है ना, आपको जो है इंट्रो लिखा जाता था। लेकिन आज इंट्रो की डिमांड क्या है, आज इंट्रो की डिमांड जो है करेंट प्रोस्पेक्ट में किया जाता है। अर्थात अगर आपके पास कोई करेंट का कोई टॉपिक है, हाल के दिनों में जो है आप लिख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता काफी चर्चा में रहा, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपि को खोजने के लिए भिन्न भिन्न सरकारों के द्वारा प्रयास किए गए। हालांकि आज भी सिंधु सभ्यता की लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु सभ्यता अपनी विशेषताओं के लिए जो है अब भी जो है उतना ही क्या है ना प्रासंगिक है जितना पहले था। अब आप जो है क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो साथियों आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इंट्रो में भी आज के दिनों में करेंट को रखा जा रहा है सामने। तो ये बदलाव आया है। अगर आप आज भी वही ओल्ड मॉडल को लेकर के लिखेंगे तो आपके मार्क्स एकेडमिक स्तर पर चले जाएंगे, मतलब अब ये एकेडमिक स्तर का हो गया है, लेकिन पहले वो मेन स्तर पे था। पर आज का ट्रेंड्स क्या कहता है, आज का ट्रेंड्स कहता है कि हाल के वर्षों में ऐसी घटना घटी है। आज वर्तमान में कोई चीज खोजा गया सिंधु सभ्यता को लेकर के, आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये आज का इंट्रो है। मेन जो बॉडी होता था उसमें भी क्या है ना बहुत काफी बदलाव आ चुका है। मेन बॉडी में अब जो है आप पॉइंट वार लिख सकते हैं, पॉइंट वार किसी को मार्क करके उसको भी क्या कर सकते हैं, डायग्रामिक करके। जितना कम लिखे और जितने कम शब्दों में अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाएंगे वो आज महत्व के तौर पर सिविल सर्विस में खड़ा हुआ है, और उनको
ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है। अर्थात आप क्या कर रहे हैं ना, सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पैटर्न को जिसे हम लोग थीम कहते हैं, उसका उपयोग जो है आज ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेंस लेखन में बढ़ गया, चाहे वो यूपीएससी हो और चाहे वो जेपीएससी हो। इन चीज़ों को आपको भी क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा साथियों। इसके अलावा अंत में क्या होता था, तो अंत में पहले लिख दिया जाता था, एक कंक्लूजन लिखा दिया था, जो वो भी क्या होता था ना, आपके पुस्तकों के आधार पर लिख दिया जाता था। लेकिन आज कंक्लूजन में जो है करंट सिनारियो को रखा जाता है और साथ में एक चीज और बताई जाती है जिसको कहा जाता है आगे की राह, है ना। अब फॉरवर्ड्स क्या होगा, आगे की राह क्या होगा, मतलब आगे आने वाले समय में इस पर क्या कुछ और हो सकता है, उस पर अपना मत देना इसको कहते हैं। तो मेंस में आज जो लेखन शैली में ये बदलाव आया है। चलिए, इसके अलावा और क्या कुछ बदला है मेंस के लेखन शैली में। साथियों, मेंस के लेखन शैली में अब जो है डेप्थ की चीजों में जो है बदलाव आया है। इसका अर्थ हुआ कि पहले क्या होता था ना, आप किसी चीज को जो है आप ऊपर ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा डेप्थ की ओर जाने जो है डिमांड किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को क्या करें, डेप्थ में जाकर के उसका क्या करें ना, एक उत्तर दें और एक सरल भाषा में उत्तर दे, डेप्थ में जाकर के। मैंने अभी जो है हॉरिजॉन्टल नहीं, डेप्थ की और वर्टिकली जो है आपको क्या करना है, डेप्थ में जाना है और उसका उत्तर क्या देना है, आपको देना है। ठीक है, साथ में अगर आप इस बार जेपीएससी का प्रश्न दें, मैं सिर्फ इस बार 14 जेपीएससी के पीटी का बात कर रहा हूं, आपने देखा कि किस प्रकार करंट के प्रश्नों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों को दिया गया। तो ये एक चेंजिंग पैटर्न है, इस पैटर्न को समझिए। और ये पैटर्न सिर्फ पीटी में हुआ है, तो ये पैटर्न मेंस में भी जो है करंट की उतनी ही भूमिका है। करंट के सेक्शंस को आप, करंट का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि कोई करंट टॉपिक आपको पूछा जाएगा, क्योंकि मेंस में तो करंट है नहीं, लेकिन उस करंट टॉपिक से आप अपने विषय को कैसे जोड़ सकते हैं। कोई योजनाएं हैं, कोई आर्थिक सर्वेक्षण है, कोई जो बजट है, उन बजटों में कुछ योजनाओं को आप कैसे नए परिदृश्य में, एम्प्लॉयमेंट संबंधी योजनाएं हैं, मान लीजिए डेवलपमेंट संबंधी योजनाएं हैं, है ना, कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में योजनाएं हैं, उनको आप कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वैल्यू ऐड ऑन। तो ये जो है आज क्या है ना, मेन जो है उभरता हुआ एक क्या ना ट्रेंड है जेपीएससी सिविल सर्विस का लिखने का, या किसी का भी जो है मेन सिविल सर्विस लिखने का, यही क्या है ना ट्रेंड है। ठीक है, तो साथियों ये कुछ ट्रेंड जो है याद रखिएगा, जिसको लेकर के मैंने आपके सबके सामने डिस्कशन किया। एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आज इंट्रो में बदलाव आ चुका है। इंट्रो में लिखने का तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई नए टॉपिक है, उस टॉपिक में आप इसको ऐड करें जो हाल के वर्ष में उस संदर्भ में हुआ है, चाहे वो इकोनॉमी वाले सेक्शंस में हो। अगर आप पॉलिटी वाले सेक्शंस में है, तो पॉलिटी वाले सेक्शंस में देखिए कि कौन सा हाल के वर्ष में सुधार हुआ है, उसको जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है। तो इन चीजों पर, अर्थात इंट्रो में आपको अब काम करना है। पुरानी चीजें जो है, पुरानी राइटिंग प्रोसेस बिल्कुल नहीं चलेगा। इसके लिए आप शिक्षकों का सहारा ले, आप कोच का सहारा ले, आप जो है जो अभी के पैटर्न के हिसाब से जो बुक्स बने, उन बुक्स का सहारा ले। लेकिन आप अपने जो है क्या करें ना, इस पैटर्न, अपने लेखन से लेकर पैटर्न को चेंज करें। ठीक है, ठीक उसी तरह मेन बॉडी वाला सेक्शंस में भी जो है कई प्रकार के परिवर्तन आ गया है। पुराने मॉडल के हिसाब से लेखन ना करें, नया पैटर्न दे, है ना, किसी चीज को हाईलाइट करें, हाईलाइट करते हुए उनका जो क्या करें, डायग्रामेटिक्स, उसे जो है डायग्राम के माध्यम से कम शब्दों में ज्यादा समझाने का जो है, मतलब मिनिमम जो है वर्क एंड आउटपुट मोर के हिसाब से जो है सजाएं, और एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तौर पर जो है अपने आप को मेंस लेखन करें। जिससे क्या होगा, आपका जो है मेंस राइटिंग में क्या होगा, एक नया ट्रेंड सेट होगा, या आप कहेंगे कि जो मॉडर्न ट्रेंड है वो सेट होगा, और आपको काफी जो है मार्क्स उस हिसाब से दिया जाएगा, ना कि पुराने चीजों के आधार पर अपने आप को जो है सेटअप करें। और उन चीजों को भूल जाइए, नए टॉपिक के हिसाब से आप अपने को सेट करें और प्रश्नों को देखें कि पहले क्या था, आज क्या पूछा जा रहा है, और आज के संदर्भ में प्रासंगिक है, वर्तमान सरकार के संदर्भ में हाल के वर्षों में कैसे प्रश्न जो चेंज हुए हैं, उसी आधार पर आपको अब ना केवल सोशल साइंस में लिखना है, हिस्ट्री में भी ये चेंज करना है आपको, ज्योग्राफी में भी ये चेंज करना है आपको। साथ में मान लीजिए कि आप आंतरिक संरचना लिख रहे हैं, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, तो कोई रिसर्च है जो बहुत हाईलाइट हुआ, तो उसको पॉइंट को दीजिए कि अगर मान लीजिए कहीं पर भूकंप आ रहा है, तो उस भूकंप से कोई अध्ययन
अध्ययन मात्र नहीं है तो उसको ऐड ऑन करने का कोशिश कीजिए कि ये हुआ था। अगर हिस्ट्री में कुछ हुआ है तो उसको ऐड ऑन करने का कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके मार्क्स में जो है वृद्धि, माने आपका जो टॉपिक है मेंस राइटिंग कला में शैली में क्या होगा, विकास होगा। और जो सामने वाला जो कॉपी चेक करेंगे उनको भी लगेगा कि ये वर्तमान परिदृश्य में लेकर के बात करें, इन्हें जो है वर्तमान में आइडिया है प्रत्येक टॉपिक पर, और ये पुस्तकों के ऊपर बेस्ड नहीं है। अर्थात आज के दौर में सिविल सर्विस ये आपसे उम्मीद करता है कि आप केवल पुस्तकों का ही कीड़ा नहीं, बल्कि वर्तमान जो डिमांड है, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं और आप एक स्पेशलिस्ट हैं। ये दोनों गुण आपके अंदर में होना चाहिए और इसी गुण के डिमांड कर रही है। चूंकि आज के दौर में क्या है ना, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इस टेक्नोलॉजिकल चीजों से आपको भी परिचित करवाना और आपसे इसी प्रकार का एक सिविल सर्वेंट होने की मांग करता है। ठीक है, तो आपको उसी प्रकार लिखना होगा। तो साथियों, यही था इस विषय को लेकर के आज हम आपके सामने आए। आने वाले समय में कई अन्य विषयों को लेकर के और जो है क्लासेस को लेकर के आपके साथ जो है भेंट करेंगे। इसलिए तब तक जेपीएससी मेंस को लेकर के जोर शोर से अपने तैयारी को क्या करें, आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।